तो आज बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी क्रांतिकारी हस्ती के बारे में जिन्होंने न सिर्फ पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब के लिए समानता और शिक्षा का एक नया रास्ता ही बना दिया। तो चलिए सावित्रीबाई फूले की इस कमाल की प्रेरणादायक यात्रा को और करीब से समझते हैं। क्या जबरदस्त बात कही है ना। ये एक लाइन ही उनके इरादों और उनके समर्पण की पूरी कहानी बयां कर देती है। जरा सोचे, एक ऐसी महिला जिन्हें अपने काम पर मतलब स्कूल जाने के लिए हर रोज इस तरह की तैयारी करनी पड़ती थी। और यही वो सवाल है जो हमें सीधे उनके संघर्ष की गहराई में ले जाता है। मतलब क्या थी वो चुनौतियां, आखिर क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ता था। तो चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। देखिए, सावित्रीबाई का जन्म हुआ था 19वीं सदी के भारत में, और वो एक ऐसा दौर था जहां महिलाओं और खासकर निचली जातियों के लोगों के लिए जिंदगी सच कहें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। सिर्फ 9 साल की थीं वो। जी हाँ, सिर्फ 9 साल। और उस जमाने के हिसाब से ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उनकी शादी कर दी गई 13 साल के ज्योतिराव फुले से। तो सोचिए, एक बच्ची जिसे समाज सिर्फ चूल्हा चौका करने के लायक समझता था और कुछ नहीं। यहां जो फर्क दिख रहा है ना, वो जमीन आसमान का है। सच में एक तरफ था वो रास्ता जो समाज ने उनके लिए तय कर रखा था कि भाई अनपढ़ रहो और चुपचाप गुलामी करो, और दूसरी तरफ थी वो हकीकत, वो क्रांति जिसे सावित्रीबाई ने खुद अपने हाथों से गढ़ा। शिक्षा, समाज सुधार और सशक्तिकरण की हकीकत। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ कह सकते हैं, जो टर्निंग पॉइंट था, वो तब आया जब उनके पति ज्योतिराव ने उनके अंदर की चिंगारी को पहचाना और उन्होंने ही सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो आगे चलकर पूरे समाज को बदलने वाला था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अपने ही परिवार, अपने ही समाज के खिलाफ जाकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। ये सिर्फ अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। तो ज्योतिराव से शुरुआती पढ़ाई के बाद सावित्रीबाई रुकी नहीं। उन्होंने बाकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग ली, पहले अहमदनगर में, फिर पुणे में टीचर ट्रेनिंग पूरी की। और इस तरह एक अनपढ़ कही जाने वाली लड़की अब एक ट्रेंड, एक प्रशिक्षित शिक्षिका बन चुकी थी। अब आता है उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे खतरनाक कदम, लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोलना। और बस यहीं से उन्हें समाज के सबसे भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद कहानी कहते हैं। सोचिए, 1848 में पहला स्कूल शुरू किया और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वो 150 से भी ज्यादा लड़कियों को पढ़ा रही थीं। उस जमाने में, उस रूढ़िवादी समाज में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। हर दिन जब वो स्कूल के लिए निकलती थी तो समाज के ठेकेदार जो लोग थे वो उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, यहां तक कि गोबर भी। गालियां तो खैर आम बात थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ा रही थीं। इसे इतना बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा, कभी नहीं। लेकिन सावित्रीबाई की कहानी सिर्फ शिक्षा तक ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, उनका काम तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने सामाजिक न्याय और हर इंसान की गरिमा के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। चलिए देखते हैं उनका संघर्ष कितना बड़ा और कितने अलग अलग मोर्चों पर था। तो वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक कंप्लीट सोशल रिफॉर्मर थी, एक पूरी समाज सुधारक। उन्होंने विधवाओं के हक के लिए आवाज उठाई। नवजात बच्चियों को लोग फेंक देते थे तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए केयर होम खोला। जाति पाति के खिलाफ तो वो हमेशा लड़ती रहीं, और महिलाओं को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्हें सिलाई बुनाई जैसे काम भी सिखाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 1873 में उन्होंने और ज्योतिराव ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका मतलब था सत्य की खोज करने वालों का समाज। और ये संगठन जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक बहुत बहुत बड़ा और शक्तिशाली मंच बना। इनका एक ही मकसद था, एक ऐसा समाज बनाना जहां सब बराबर हों, सबको न्याय मिले। तो अब आते हैं हम उनके जीवन के आखिरी दौर पर और बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो वो पीछे छोड़ गईं। एक ऐसी विरासत जो आज भी, इतने सालों बाद भी हम सबको हिम्मत देती है। उनका अंत भी ठीक वैसा ही था जैसा उनका पूरा जीवन था, दूसरों की सेवा में। बात है 1897 की। पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैली हुई थी।
लोग डर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई बीमारों की देखभाल के लिए सबसे आगे थीं। और बस इसी सेवा के दौरान वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और मानवता की सेवा करते करते ही उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन सावित्रीबाई आज भी हमारे बीच जिंदा है, अपनी विरासत के रूप में। आज जो पुणे यूनिवर्सिटी है, उसका नाम उन्हीं के सम्मान में सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय है। उनका जन्मदिन यानी 3 जनवरी महिला सशक्तिकरण के एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है। और आज जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें सुनते हैं, इसकी नींव तो उन्होंने सदियों पहले ही रख दी थी। उनका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस किया जाता है। तो अगर हम कहें कि वो कौन थीं, तो वो एक टीचर थीं जिन्होंने अंधेरे में ज्ञान की रोशनी जलाई। वो एक सोशल रिफॉर्मर थीं जिन्होंने जालिम परंपराओं की जंजीरें तोड़ी। और वो एक क्रांतिकारी थीं जिसने एक बेहतर और बराबरी वाले समाज की नींव रखी। और आखिर में ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि कैसे महज शिक्षा, एक सिंपल सा दिखने वाला काम, पूरे के पूरे समाज को बदल सकता है। सावित्रीबाई फूले की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह हमें दिखाती है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। ये वो ताकत है, वो हथियार है जो सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ सकता है और एक पूरे समाज का, एक पूरी कौम का भविष्य बदल सकता है।